Good morning, dear students. Welcome back to my channel, Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ आज का लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। और जैसा कि +2 का ये लेक्चर है हमारा, और हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हमने फैराडे लॉस के बारे में पढ़ा। आज हम फैराडे के लॉस के न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स में करना क्या है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको फैराडे एंड 1 फैराडे इज 96500 कूलम्स, जो कि चार्ज होता है हमारा चार्ज। दो तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, एक ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज फॉर रिडक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मेटल न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। रिडक्शन इसका ऑपोजिट, कीटायन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या हो रहा है? न्यूट्रल। जब न्यूट्रल आयन के अंदर चेंज होता है ऑक्सीडेशन कहलाती है। जब आयन न्यूट्रल के अंदर चेंज होता है रिडक्शन कहलाती है। आपको बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो बेसिक्स है, एक तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आना चाहिए आपको। दूसरा, इसमें ये क्वेश्चन लिखते हुए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फैराडे आ जाएंगे। तो फैराडे अगर तो सिंपल पूछा फैराडे के अंदर आंसर, तो फैराडे में छोड़ देंगे। अगर वो कूलम से पूछ रहा है तो आप 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स होता है। तो ये था आज के न्यूमेरिकल का जो ब्रीफ है, वो मैंने आपको समझाया। तो अब हम सीधा लिए चलता हूं मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे। तो वी विल डू द न्यूमेरिकल फॉर दिस एंड वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है मेरे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, राइट डाउन न्यूमेरिकल 1। हाउ मेनी चार्ज is required for the following reduction। मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं रिडक्शन, अभी इसीलिए समझाया। तो आपको ये समझ के याद करना है कि रिडक्शन बोलता है या ऑक्सीडेशन बोलता है। क्या करना है? दो न्यूमेरिकल्स हैं, दो पार्ट्स हैं। 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर मेटल। सेकेंड 1 मोल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड माइनस चार्ज 2 मैंगनीज प्लस 2। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है और बिल्कुल एक्यूरेसी से आपको समझ आएगा। तो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये नोट करना है आपको, ये और माइंड में रखना है रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया Cu+2। ओके, लाइन छोड़ी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, सॉरी, एरो का मार्क लगाया और इधर क्या लिख दिया? कॉपर मेटल। क्लियर? अब इसको न्यूट्रलाइज करना है। यहां कितना चार्ज है? +2 और यहां पर कितना है? 0।
आ रहा है समझ, आ रहा है बिल्कुल क्लियर। तो कितना प्लस करूं यहां पर इलेक्ट्रॉन, 2। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि +2 -2 क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि इधर चार्ज कितना है, 0। तो यहां पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन प्लस किए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस किए। चार्ज बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इज 2 फैराडे या 2 × 96500 coulombs. So this is your answer. Hope you are understand this numerical. बिल्कुल आसान लगा होगा न्यूमेरिकल, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, +1 का याद करना है आपको। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि ये MnO4 माइनस दिया हुआ है और आपने इसका चार्ज निकालना है। तो कैसे करते थे डियर स्टूडेंट्स, जिसका निकालना उसके लिए क्या लिखते थे, x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो क्या बन गया, x 4 × -2 -8। समझ आ गया ना कैसे किया, 4 × -2 -8 is equal to -1। x is equal to x - 1 that is equal to +7। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +7। तो सबसे पहले आपने इस सेकंड पार्ट में क्या सीखा, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। तो ये आपका इसका क्या निकाल लिया मैंने, +2। अब चेंज करना है MnO4 माइनस स्पेस क्यों, क्योंकि रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे और यहाँ चार्ज कितना है, इसके ऊपर +2, यहाँ से उतार लिया। इसका निकाल लिया, कितना है, +7 और यहाँ 2। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 5 गए, +2 हो गया, क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन्स मींस 5 फैराडे। 5 फैराडे इज 5 × 96500 coulombs। तो दिस इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट जो आपके सामने है और होप आपको बहुत ही अच्छी ढंग से ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे ले चलता हूं मैं आपको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये फैराडेज लॉस के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, तो इनको ध्यान से करने हैं। एक और न्यूमेरिकल हम शेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक करेंगे बेटा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 सेकंड, write down the statement, how many coulombs are required for the following oxidation। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर वर्ड ऑक्सीडेशन। तो पहला वाला न्यूमेरिकल रिडक्शन का था, अब ये ऑक्सीडेशन। 3 है इसके पार्ट्स। नंबर 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। फर्स्ट नोट कर लें आप, उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नॉट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का तीसरा भाग। 1 मोल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो ये अब हमारे 3 पार्ट्स हैं जो कि मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा, जो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल, इसको उतार लेना है। कैसे बेटा, वाटर विल डिसोशिएट इनटू
ऑक्सीजन तो दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपने इसको बैलेंस 2 से नहीं करना है, आपने इसी को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितनी है 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितनी है 1 है, इसका क्या कर दिया हाफ कर दिया। समझ आ गई कैसे किया है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज है -2, इसके ऊपर चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया था, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कितना होता है 0। इधर -2 है इसके ऊपर कितना चार्ज है 0। अब इसकी ऑक्सीडेशन बनानी है, तो आप ध्यान से नोट करेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूं और समझ भी आ जाएगा, बताया भी है मैंने कैसे किया है। तो मैंने इसमें से सिर्फ O2 माइनस ले लिया और इधर लिख लिया O2 हाफ, इसको चार्ज है 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लस करने पड़ेंगे मुझे, कितने करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। आ रहा समझ, क्लियर हो गया। तो इधर क्योंकि -2 है, इधर भी माइनस, ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर चार्ज कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे, 2 फैराडे मींस 2 × 96500 कूलम्स। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट न्यूमेरिकल का, जो कि आपके सामने है, बिल्कुल आसान है, किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं लगा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। न्यूमेरिकल 2, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लें, FeO थोड़ा सा स्पेस Fe2 होते हैं। नेचुरल सी बात है, यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, इसको यहां पर ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और क्लियर, समझ आ रहा है। अब इसको बैलेंस नहीं करना है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, आयरन की कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, आयरन की कितनी है +2। कैसे पता लगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। ये क्लियर हो गया। इसकी निकाल लेते हैं, निकाल कर बता देता हूं। वैसे तो पता लग गया होगा, काफी बच्चों को तो लग गया होगा पता, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें नहीं समझ आ रहा उनका मैं निकाल कर बता देता हूं। ऊपर सॉल्व कर रहा हूं इसके लिए। Fe2O3, इसके लिए x, इसके लिए -2, 2 × x 2x, 3 × -2 -6 is equal to 0, 2x is equal to 6, x is equal to कितना आ गया बेटा +3। हो गया क्लियर। तो इसको मैंने चार्ज कितना लिखा बेटा +3। अब क्लियर हो गया। अब इसको आयनिक इक्वेशन में कर दिया, Fe2 चेंजेस इनटू Fe +3। इधर स्टूडेंट्स +2 है, इधर स्टूडेंट्स क्या है +3। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, इधर भी 2, इधर भी 2, बैलेंस। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 1 आए। तो अब आप आंसर समझ ही गए होंगे इसका क्या है। देखो ध्यान से, चार्ज is equal to 1 electron, 1 electron is 1 Faraday, 1 Faraday is 96500 coulombs. So this is the second part of this numerical. तो होप ये भी आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम ये वाला करेंगे, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। What is this chemical? This is हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक विशेषता है, अभी बताया जाएगा आपको। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही ध्यान से करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत निकलेगा। अब तुम कहोगे क्या सर, अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो इसका नाम बताया इस केमिकल का, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में मैंने पहले इक्वेशन लिख दी बेटा, प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो कितनी होती है -1। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर चार्ज होता है -1। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है 0। और क्लियर, समझ आ रहा है। तो एक पॉइंट इसमें और है, ध्यान रखना है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक ऑक्सीजन का -1 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -1 है, दो ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू -1 कितना आ गया बेटा, -2। तो इधर ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, -2, इधर कितना है, 0। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं O2 -1 चेंजेस इनटू O2, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर क्यों, बताया मैंने, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है वैसे भी पता लग रहा है, 2 इंटू -1 -2, इधर 0 है तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे। तो भाई कई बार क्या होता है इस न्यूमेरिकल के अंदर, ये -1 समझकर इसको 0 समझकर एक इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये पॉइंट यहां पर बहुत ही ध्यान से आपने समझना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने समझाई है आपको। इस पॉइंट को नोट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे एंड 2 फैराडे इज 2 into 96500 कूलम्स, C फॉर कूलम्स। तो ये था आज के न्यूमेरिकल जो कि आपके बिल्कुल आसान ही से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूं। तो इस तरीके के जो दूसरे न्यूमेरिकल्स हैं प्लीज आज बैठ के बुक में से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, इनको तो रिपीट करना ही करना है, साथ में कुछ नए ट्राई भी करके देखना, तो जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक की, क्या टॉपिक है हमारा, पहले भी कवर किया है, इसका नाम है हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, राइट ऑन द टॉपिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, और इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने पहले भी पढ़ाई थी, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उस दिन उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी परिभाषाएं नहीं बताई, लिखवाई थी, मतलब बताई तो थी, लिखवाई नहीं थी। तो आज इस आर्टिकल में इसको कवर करेंगे। तो क्या है बेटा, ए सब्सटेंस which allows the passage of electric current through the solution are called as electrolytes. Examples: all acids, all base, all salts like NaCl, KCl, NaOH, sulfuric acid, acetic acid, etc. So this is all about the electrolytes. ठीक है, conductance of electrolytic solutions. And what are non-electrolytes? A substance which do not allows the passage of electricity or electric current through the solution are called as non-electrolytes. Examples are glucose, urea, sucrose, etc. They do not allow the passage of electric current through it, so they are called as non-electrolytes. तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक
conductance. The conductance of electrolytes in the solution is called as electrolytic conductance. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. आ रहा है समझ? बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ. अब इसमें मेन पॉइंट पढ़ना है जिसके ऊपर फैक्टर्स टिके हों. अब प्लीज ध्यान से सुनना है, बिल्कुल समझ आएगा. और ये नोट की कर लिया होगा आपने. जो मैं इसके बाद जो आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं वो तभी समझ आएगा जब इसकी बैकग्राउंड समझ आएगी. तो आर्टिकल का नाम है फैक्टर्स affecting the electrolytic conductance. अब आपने इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना. मैं बिल्कुल बहुत ही बड़ा डायग्राम बना रहा हूं. ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. ध्यान से समझना है ये पॉइंट. सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे. ये मैंने डिप कर दिया इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. और इसको ये टर्मिनल्स है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करते हुए, की से कनेक्ट करते हुए जोड़ा. This is positive part, this is negative part. ये बता ही चुका हूं. एनोड है, ये क्या है? कैथोड. इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है. अब सॉल्यूशन किसका है? सोडियम क्लोराइड. सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही करंट पास करेंगे, की ऑन करेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिसोशिएट हो जाए. पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, ये वाला पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा. माइग्रेशन ऑफ या माइग्रेशन कह लो या मूवमेंट ऑफ आयंस. और बताया था जब भी मूवमेंट ऑफ आयंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब फैक्टर्स पढ़ने हैं बेटा. फैक्टर नंबर 1, ये माइंड में पिक्चर याद रखनी है. सिर्फ क्या पिक्चर? कैटायन और एनायंस, आयंस. आपको सिर्फ जब मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर आपको हीरो हीरोइन दिखते हैं, तो तुम्हें वही पूरे लास्ट पिक्चर तक दिखता है और एक विलन होता है. यही पिक्चर की थीम होती है. तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है दैट इज आयंस. तो तुम्हें बेसिकली दिमाग में कंसंट्रेट करना है आयंस क्या है. अब मैं आपके साथ फैक्टर डिस्कस करूंगा जो कि आपको बहुत ही आसान लगेंगे और साथ साथ आप नोट्स भी बना लेंगे. ये डायग्राम नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बनाना नहीं था. अगर बना लिए तो कोई नो प्रॉब्लम, समझने के लिए था. अब हम डायरेक्ट इसके टॉपिक पे चलते हैं. तो ये पहला टॉपिक है, इसका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब तुमको कोई सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या? विच, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, विच completely dissociates into ions. ओके. और स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या बेटा? वीक इलेक्ट्रॉन्स, which does not completely dissociates into
बिल्कुल क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है, खुद ही समझदार हैं कि इसमें आयंस प्रोड्यूस क्या होंगे, ज्यादा होंगे क्योंकि ज्यादा पूरी तरीके से टूट गया। इसमें आयंस प्रोड्यूस विल बी क्या, लेस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसकी ज्यादा हुई, नेचुरल सी बात है, आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक हो गया, समझ आ गया, पहला टॉपिक क्लियर। तो मैं इसका समरी लिख देता हूं, मतलब जो नोट करना है, लिखना कुछ नहीं है आपने, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज मोर इलेक्ट्रोलिटिक conductance as compared to weak electrolyte. More electrolytic conductance as compared to weak electrolyte. तो अब आपने ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल समझ आ गया फैक्टर, बिल्कुल आसान है, क्यों और कैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट इज साइज ऑफ द आयंस। साइज ऑफ द आयंस के साथ अटैच है हमारा एंड देयर सॉल्वेशन, दोनों मैं आपको फैक्टर समझाऊंगा, फिर हम इसको लिखेंगे। अब बिल्कुल आसान, एक मैंने पर्सन ये बनाया, दोनों में फर्क दिख रहा होगा कि दिस इज थिन, दिस इज फैट, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल। कौन जल्दी चलेगा समझिए आप लोग। तो अगर साइज आयन का बड़ा है, उसकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, और जो छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर। तो क्या लिखा, बिगर द साइज ऑफ द आयन lesser will be the conductance कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, बाकी दूसरा लिखने की जरूरत नहीं। सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेशन समझते हैं, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। सॉल्वेशन के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया, पिछले यूनिट में भी बताया। ये हमारा सोडियम आयन है, ये हमारा क्लोरीन आयन है। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीजन इस तरीके से इसको घेर लेगा, तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन ऑफ आयन। यहां पर नेगेटिव है तो वाटर ऐसे मॉलिक्यूल घेरेगा, तो इसकी दोनों की सॉल्वेशन हो रही है। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। जितना साइज छोटा होगा उतनी सॉल्वेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। तो मोर द सॉल्वेशन लेसर विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मोर इज द सॉल्वेशन, लेसर विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इसमें आपने दो फैक्टर्स पढ़े बेटा, फैक्टर एक ही है, पॉइंट एक बनाया, लेकिन दो फैक्टर है, एक साइज ऑफ द आयन एंड देयर सॉल्वेशन। तो दोनों फैक्टर्स को समझ कर लिखना है, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट, ये मैंने आपको क्या शो किया, दिस इज द सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो ऐसे याद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आएगी और कहो कि हमें समझ नहीं आया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बताया हुआ मेरा समझ ना आए, नॉट इट इज इम्पॉसिबल। अब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट
फैक्टर नंबर 3 एंड विस्कोसिटी, और दो फैक्टर्स और रह गए, एक टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों भी समझाऊंगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? पोलर solvents, the electrolytes are completely dissociates as compared to the non-polar solvents। तो सर ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स आप जानते हैं, पोलैरिटी जिसके अंदर होती है, जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट पूरी तरीके से होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कौन से? जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जैसे बेंजीन, जैसे टॉलिन। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट को पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। सो that the electrolytic conductance will be more in the polar solvents। तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। विस्कोसिटी, जितना सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो गाढ़ा होगा तो रेत पे हमें चलने में दिक्कत आती है, प्लेन पे हम जल्दी चल पाते हैं। तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। सेकंड फैक्टर, मोर द विस्कोसिटी, फ्लोइंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, lesser will be the electrolytic conductance। And next factor is concentration of the solution। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वाला सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के अंदर कितनी है? अगर सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो कैसा है? डिल्यूट सॉल्यूशन। और डिल्यूट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है? ज्यादा। इन केस ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशंस द इलेक्ट्रोलाइटिक conductance will be more as compared to the concentrated solution। ठीक है, that's all। और लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर, डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर जाते हैं। टेम्परेचर मिलने पर पार्टिकल्स और टूटते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो आयंस प्रोड्यूस विल बी मोर, आयंस प्रोड्यूस विल बी मोर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल बी मोर। तो विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइटिक conductance will be more। That's all, this is your topic। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक था न्यूमेरिकल्स, कलर टॉपिक के ऊपर फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में पहले भी ब्रीफ किया था मैंने। आज हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा और फैक्टर्स कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो होप आज का जो वीडियो था या जो लेक्चर था वो आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और ऐसे ही वॉच करते रहें और साथ साथ अपना पढ़ाई जो है करते रहें। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग माय चैनल। और इस चैनल के साथ साथ मैंने डिप्लोमा कोर्सेज के अप्लाइड केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर डाले हैं। और आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आप लोगों के साथ तो क्या मतलब पूरे जनरल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा। तो दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो कई बच्चे +2 लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनको फॉर्मूलेस बनाने नहीं आते। तो फॉर्मूलेस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसे फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं, केमिकल फार्मूलाज, तो उनके बारे में डिस्कस करूँगा अपने लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जब भी नया अपलोड होता है तो वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट करें, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के अंदर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।